हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है और आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2026 जो दूसरा सेट है, सैंपल पेपर का दूसरा सेट को हम यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे। ये सैंपल पेपर है और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, इसमें से भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। और जितने भी सैंपल पेपर 2-3 सैंपल पेपर मैंने अपने चैनल पर दिए हैं, तीनों सैंपल पेपर आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आज का ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको पेपर हल करने की ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप पेपर को हल कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जो वीडियो जो है, ये जो पेपर है आपका, ये पेपर 3 घंटे का इसका समय रहेगा। तो मित्रों, इसमें इस प्रश्न पत्र में 2 खंड आते हैं, एक होता है खंड अ और एक होता है खंड ब। तो इसमें जो खंड अ होता है वो हिंदी का है और जो खंड ब है वो संस्कृत वाले भाग का है, जो कि आपकी संस्कृत संबोधिनी इसी वर्ष नई पुस्तक आई है। तो ये भी आपके लिए नई है, तो इसको आपको अध्ययन करना है। और खंड ब जो है लगभग जो है 80 नंबर का ये पेपर है। तो लगभग 20 नंबर, 20 से 24 नंबर के करीब जो आपका ये संस्कृत वाला पोर्शन आएगा, 24 नंबर का लगभग। तो अ, आपको इसको भी समय पर्याप्त देना है, क्योंकि संस्कृत वाले पोर्शन में नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर हमने पिछले साल जो बोर्ड की कॉपियाँ चेक की हैं, तो हमने ये देखा है संस्कृत वाले पोर्शन में ज़्यादा नंबर बच्चों के आते हैं। तो संस्कृत वाला पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है, कतई बिल्कुल भी उसको छोड़ना नहीं है। तो उसको पर्याप्त समय देना है। तो आपका जो खंड अ है, इसको आप 2 घंटे दीजिए और लगभग 45 से 50 मिनट, लगभग 45-50 मिनट के करीब आप खंड बा को दीजिए। तो इस तरह से अगर आप समय के को सही लेके चलोगे तो आपका पेपर अच्छे से होगा। और 10 मिनट लास्ट के आप बचाइए अपने पेपर को देखने के लिए कि मैंने सही से किया है, चेक करने के लिए। शुरू में पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय मिलता है, तो आप अच्छे से 15 मिनट का जो समय आपका मिला है, उसको भी अच्छे से उपयोग करें और अच्छे से पेपर को पढ़ें। दूसरा यहाँ पॉइंट लिखा है, सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख आपको पेपर में मिल जाएंगे, वो आपको सामने ही मिलेंगे। तो आप उसको देख लीजिएगा, वो आपको नंबर वहीं पे मिल जाएंगे। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, जो ज़्यादा नंबर का है मतलब थोड़ा बड़ा उत्तर लिखना है, कम नंबर का है मतलब छोटा उत्तर लिखना है। अब आते हैं हम खंड अ। जो खंड अ है, इसमें मित्रों सबसे पहले जो आता है हमारा, लगभग 7 अंकों का ये हमारा पहला प्रश्न रहेगा। तो इसमें क्या है कि एक गद्यांश दिया रहेगा और वो गद्यांश अपठित होगा। उसको ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो ये ज़्यादातर बच्चे इस प्रश्न को करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें नंबर अच्छे मिल जाते हैं। क्योंकि जब कॉपी चेकिंग होती है तो इसको बहुत ध्यान से परीक्षक महोदय बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ते हैं प्रश्नों के उत्तर। बच्चे ने लिखा है तो नंबर आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो इसमें इसको छोड़ना नहीं है। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। जो भी ये गद्यांश है, आप इसको अच्छे से पढ़ें और फिर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का इसमें से प्रयास करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी परीक्षा का जो पहला प्रश्न अपठित गद्यांश जो होगा, वो आपके बोनस अंक की तरह है, क्योंकि उत्तर आपकी आंखों के सामने होते हैं। आपके गद्यांश पद्यांश में ही उत्तर दिए होते हैं और वहीं से आपको ढूंढ कर लिखने होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नों को आपको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना है। जो भी ये प्रश्न है, ये प्रश्न दे रखे हैं, ये प्रश्न आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है इन प्रश्नों को। और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि गद्यांश पढ़ते समय किन शब्दों को आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप प्रश्नों को ढंग से पढ़िए और फिर गद्यांश को पढ़िए। गद्यांश को एकाग्रता के साथ पढ़ना है। पहले प्रश्न पढ़िए, फिर गद्यांश को पढ़ना है और फिर जहां भी प्रश्न से जुड़े उत्तर या शब्द कहीं दिखें, बस उसको दिमाग में नोट कर लीजिए और उत्तर अपनी सरल भाषा में आपको लिखना है। तो ज़्यादातर बच्चे हैं जो है इसी गद्यांश में से उत्तर छांट कर लिख देते हैं। तो वो भी
ठीक है, गद्यांश में से लिख देते हैं, लेकिन जो टॉपर बच्चे होते हैं वो गद्यांश में को पढ़ते हैं और उत्तर अपनी भाषा के अनुसार अपने शब्दों में बनाते हैं। तो आपको भी अगर ज़्यादा अच्छे नंबर चाहिए तो अपनी भाषा में अगर आप बनाओगे तो आपको अच्छा प्रभाव आप परीक्षक महोदय पर डाल पाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर बसने वाले समस्त जनों की तुलना किससे की गई है? तो अभी गद्यांश में एक शुरू में ही एक पंक्ति आई है कि जो है पृथ्वी पर माता अपने, यहीं पर दिया है कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। तो यहीं पर से इसका उत्तर आपको मिल जाएगा कि पृथ्वी पर जो बसने वाले जो सभी जन हैं, यहीं पर मैंने उत्तर लिख भी दिया है कि पृथ्वी पर बसने वाले समस्त जनों की तुलना माता के पुत्रों से की गई है। तो बस इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। आप गद्यांश में छांट के भी लिख सकते हैं और अपने आप बनाकर भी लिख सकते हैं। तो जैसे भी आप लिखोगे पर लिखना जरूर है। अब इसमें हमारा जो दूसरा प्रश्न आता है कि मातृभूमि के पुत्र से लेखक का क्या आशय है? तो मातृभूमि के यहीं पर गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो वहीं पर कहीं विविधता आएगा। तो विविधता, मैंने ये गद्यांश पहले पढ़ लिया है इसलिए आपको बता रहा हूं। तो विविधता जो है तो उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो मैंने तो खैर यहीं पर आपको उत्तर लिख दिया है, इसी गद्यांश में से आपको उत्तर मिल जाएगा। इसका आशय है कि देश में रहने वाले लोग चाहे अलग अलग भाषा या धर्म के हों, वे सभी इसी भूमि की संतान हैं और उनमें एकता का भाव है। तो इस तरह से विविधता, एकता की बात इस गद्यांश में कही गई है। तो वो आपको इसमें से कुछ शब्द जहां भी आपको मिलेंगे, आपको ढूंढने हैं वो शब्द जो आपके उत्तर को बता सकें। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आता है कि तदात्म्य का अर्थ क्या है? तो यहीं पर एक जगह लिखा है, पंक्ति में आपको दिखा दूं, एक जगह यहाँ पर लिखा हुआ है कि सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म्य प्राप्त किया है। तो यहाँ पर तदात्म्य मतलब एक हो जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसे आपको विकल्प दिए रहेंगे पेपर में। तो तदात्म्य का उत्तर होता है एक हो जाना। या चार उत्तर दिए हैं, देखिए चार उत्तर दिए हैं, आपको एक उत्तर लिखना है। तो हमारा जी उत्तर हो जाएगा एक हो जाना। तदात्म्य का मतलब एक हो जाना। ऐसे अब यहाँ पर अगला प्रश्न भी विकल्प वाला है। सततवाही में प्रत्यय क्या होगा? तो प्रत्यय शब्द, प्रत्यय क्या होता है बच्चों? प्रत्यय होता है जो आखिर में जुड़ता है। ये चीज पूछी जाती है। प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग शुरू में जुड़ता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है। अब यहाँ पे जो शब्द है सतत, सततवाही, तो सतत, सतत धनवाही, तो बाद में क्या जुड़ा है? वाही बाद में जुड़ा है। सतत पहले आया है तो वाही बाद में जुड़ा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाही। वाही यहाँ पे से जो विकल्प है वाही वाला विकल्प सही होगा। अब उपसर्ग, उपसर्ग जैसे होता है प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो इस दो शब्दों से मिला है प्रति प्लस दिन। तो प्रति जो शुरू वाला है वो क्या है? जो शुरू वाला है वो उपसर्ग है। यहां पर पूछा है प्रत्यय। प्रत्यय मतलब जो बाद में लगता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो वाही, सतत वाही में जो वाही है वो बाद में है, तो ये प्रत्यय है। ठीक है। अब यहां पर आता है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। शीर्षक, शीर्षक जो होता है, जो शब्द गद्यांश में बार बार आए या जिसके इर्द गिर्द पूरी बात घूम रही हो, वही शीर्षक होता है। अब यहां जो है इसमें राष्ट्रीय जन, राष्ट्र जन और इस तरह की बातें ज्यादा आई हैं इसमें पूरे गद्यांश में। मातृभूमि की बात आई है, मातृभूमि के पुत्रों की बात आई है। तो इस तरह से तो आप इसका क्या शीर्षक देंगे? तो यहां पर मैंने कुछ शीर्षक लिख दिए। इसका आप शीर्षक राष्ट्रीय स्वरूप लिख सकते हैं, या मातृभूमि और जन लिख सकते हैं, या फिर राष्ट्र का स्वरूप लिख सकते हैं, मातृभूमि के पुत्र लिख सकते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, शीर्षक लिखने में भी क्या करते हैं, सीधे शीर्षक, उनको पता ही नहीं शीर्षक क्या होता है, वो क्या करते हैं सीधे गद्यांश की एक लाइन दो लाइन उतार देते हैं। ऐसा नहीं होता है। शीर्षक मतलब उसका टाइटल, उसका नाम। तो आप इस तरह से कोई एक इसमें से
लिख सकते हैं और शीर्षक वाला प्रश्न आप पूरा कर सकते हैं। एक ही नंबर का ये प्रश्न होने वाला है। तो मित्रों अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। अब जो हम दूसरा प्रश्न है दिया है, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखना है। तो बच्चों ये निबंध रटने की चीज नहीं है। कई बच्चे रटते हैं, निबंध रट रहे हैं। निबंध जो है रटने की चीज नहीं है, यह आपकी सोच और अभिव्यक्ति की परीक्षा होती है। तो उत्तराखंड बोर्ड में एक बहुत अच्छी बात है हाई स्कूल के बच्चों के लिए कि उत्तराखंड बोर्ड में आपको हेडिंग्स दिए रहते हैं। जैसे ये मेन जो निबंध है आपका, उत्तराखंड में पर्यटन की संभावना। अब इसमें हेडिंग दे रखा है। पहला हेडिंग है प्रस्तावना। दूसरा, इनको काले पेन से लिखना है आपने हेडिंग्स को, तो ठीक है। तो दूसरा हेडिंग है उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति। तीसरा है उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल। फिर मुख्य राष्ट्रीय उद्यान। फिर उत्तराखंड के 4 धामों के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाएं, उत्तराखंड की भाषा, उपसंहार। तो इस तरह से हेडिंग्स आपको यही वाले हेडिंग डालने हैं जो पेपर में दिए हैं। ये हेडिंग आपको डालने हैं। कुछ एक आध आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं, तो वो अपने विवेक से, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो आपका आधा काम तो बोर्ड ने ही कर दिया। देखिए आधा काम आपका बोर्ड ने कर दिया, आपको हेडिंग दे दिए, पहले हेडिंग दे दिए। तो आपको आसान है, हेडिंग्स यही रखने हैं, बस इनके बारे में लिखना है, अपने विचार लिखने हैं आपको, बस इन बिंदुओं पर को विस्तार देना है। तो सबसे पहले जो हेडिंग पेपर में दी गई है उन्हीं को अपनी कॉपी में मुख्य हेडिंग बनाना है। दूसरी बात, 250 शब्दों का निबंध लिखने के लिए कहा गया है, यानी हर हेडिंग्स में आपको 6-7 लाइन लगभग लिखनी है। और एक बात, आपको निबंध जब भी लिखें तो कोई कोटेशन से उसको शुरू करें। कोई आप कविता की लाइन लिख सकते हैं, किसी कविता का स्लोगन लिख सकते हैं। जैसे उत्तराखंड में के बारे में लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं, जननी जन्मभूमि स्वर्गाद अपि गरियसी। मतलब संस्कृत की सूक्ति हमने लिख दी। तो मतलब जो उससे संबंधित कोई कविता की पंक्तियां आप लिख सकते हो। स्लोगन लिखोगे और काले पेन से लिखोगे स्लोगन, तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। मान लो आप इसी निबंध को लिख रहे हैं, मान लीजिए, तो प्रस्तावना से पहले आप क्या लिखोगे? प्रस्तावना से भी पहले आप स्लोगन लिख दोगे। उसके बाद फिर आप प्रस्तावना लिखोगे, उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है उसके बारे में बताओगे, इसका आपको जिक्र करना पड़ेगा। भौगोलिक स्थिति के बारे में बताओगे तो हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड राज्य, इस तरह से आप लिखोगे। फिर जैसे उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में लिखोगे तो जैसे यहाँ पर जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम के दर्शन हैं। तो इस तरह से उनके बारे में लिख दोगे। और पर्यटकों को दी जाने वाली कौन कौन सी सुविधाएं हैं वो आप लिख सकते हो। यहाँ की भाषा के बारे में लिख सकते हो कि यहाँ की गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाएं हैं। और सरकार द्वारा यहाँ पर दी जा रही होम स्टे जैसी सुविधाओं की चर्चा आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको निबंध लिखना अपने विचारों से लिखना है। तो आप इसको ध्यान से कोई सा भी एक निबंध, 2 निबंध यहाँ पर दिए हैं। देखो सोशल मीडिया आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। सोशल मीडिया आप मोबाइल जो है यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बहुत कुछ चल रहा है। तो सोशल मीडिया के प्रभाव आप बता सकते हैं। प्रस्ताव हेडिंग्स आपको यही देनी है, तो इनके बारे में आप लिख सकते हो। तो ये निबंध आपको अपने विचारों से ही करना होगा, और जितने अच्छे विचार आप बढ़िया से लिख पाओगे तो उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये निबंध थोड़ा सा बड़ा होता है, 250 शब्द लिखने होते हैं, तो आप इसमें समय लगता है। तो यदि आपको और प्रश्न को जो है पहले आ रहे हैं तो उनको फटाफट कर दीजिए और अंत में इसको कर दीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि निबंध को आखिरी में लिख सकते हो, लेकिन समय आपको मैनेजमेंट करना होगा। समय मैनेजमेंट होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, तो आप अच्छे से पूरा पेपर कर पाओगे। और हर वर्ष कई बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का हिंदी में हाई स्कूल में पहला पेपर होता है और छूटता ही छूटता है। बहुत सारे बच्चों का छूटता है, पहले पेपर में स्पीड नहीं बन पाती। तो आप स्पीड का जरा ध्यान रखें, जो है टाइम को अपने हिसाब से सेट कर लें। अब यहां पर तीसरा जो प्रश्न आता है, तीसरा प्रश्न आता है पत्र लेखन। और पत्र लेखन में सबसे जरूरी है फॉर्मेट।
उसका फॉर्मेट सही होना चाहिए। अगर आपने पता, सेवा में और विषय सही लिखा है तो आपके आधे नंबर पक्के। इस बार पेपर में आपको जो है यहाँ पर पेपर में आपको कितने 2 विकल्प दिए हैं, 2 पत्र यहाँ पर दिए हैं। अथवा करके, अथवा मतलब या तो ये वाला कीजिए या फिर आप ये वाला कीजिए, 2 पत्र आपको दिए हैं। तो दोनों में से जो आपको आसान लगे उस उसको आपको करना है। और इसमें भी मैं वही कहूँगा कि आपके विचार, आपकी अभिव्यक्ति इसमें होगी। विषय आपको दिया है, अभिव्यक्ति विचार आपके होंगे। तो आप सही से फॉर्मेट बनाओगे, संपादक को पत्र या वनाधिकारी को पत्र, ये इसमें संपादक पहले वाला जो है संपादक को पत्र है, ये संपादक को पत्र है और ये वनाधिकारी को पत्र है। तो दोनों में से कोई भी एक करोगे तो अच्छे से अपने विचार लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और एक चीज और, जो पहले पुराने फॉर्मेट होते थे उसमें कुछ राइट साइड लिखते थे, कुछ लेफ्ट साइड लिखते थे, पत्र लेखन में बड़ी समस्या होती थी। लेकिन आजकल पत्र की हर चीज, सेवा में दिनांक, विषय, भवदीय, सब वो लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर, आपके इस साइड, आपके कौन सा इस साइड बाईं ओर लिखी जाती है। सब पूरा पत्र आपका बाईं बाईं ओर से ही आपका होता है और इधर को चलता है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि सेवा में इस साइड लिखना है, फिर इधर से छोड़ के लिखना है। ऐसा अब नहीं है। अब का जो फॉर्मेट है, जो आजकल का फॉर्मेट है, वो सब लेफ्ट साइड चलता है। तो आप इस तरह भी लिखें, वो सब चलेगा। और एक चीज आपको देना है, प्रश्न में जो नाम दिया है वही नाम लिखना है, अपना असली नाम कभी नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया है कि एक इसमें नाम दिया है, यहाँ पर आपका काल्पनिक नाम विवेक और रश्मि है, यहाँ दे रखा ना। तो आपको विवेक लड़के हैं तो विवेक, लड़की है तो रश्मि, मतलब विवेक रश्मि आपको नाम जो पेपर में दिया है वही लिखना है। आपको अपना ओरिजिनल नाम नहीं लिखना है। तो इस तरह से आपको पत्र को पूरा करना है। अब इसमें जो हमारा पहला पत्र इसमें पूछा है, एक विद्यार्थी के रूप में आप यह देखकर चिंतित हैं कि बाजार में फल और सब्जियों को कृत्रिम तरीकों से पकाया और रंगा जा रहा है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस विषय पर अपने सुझाव देते हुए संपादक को पत्र लिखिए। लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। इसका मैं आपको एक उदाहरण एग्जाम्पल दे देता हूं। तो आप इस पत्र को इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि सेवा में लिख दिया, संपादक महोदय दैनिक जागरण, यहां पे अखबार का नाम लिखना है। कोई से भी, किसी भी अन्य समाचार पत्र का नाम भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहां दैनिक जागरण लिखे। मैंने दैनिक जागरण लिख दिया। आप अमर उजाला, जो अखबार जो होते हैं उनका नाम लिखना है। या हिंदुस्तान भी आता है, हिंदुस्तान। तो इस तरह से जो भी है आप उन पत्रों के नाम लिखें। यहाँ पर संपादक महोदय, और क्योंकि उत्तराखंड में देहरादून से ज्यादा अखबार छपते हैं तो यहाँ देहरादून, उत्तराखंड वगैरह आप लिख देंगे। और फिर जो दिनांक है, मैंने यहाँ पर ये दिनांक लिख दी। आप पेपर वाली जो भी दिनांक होगी वो दिनांक यहाँ पर, जैसे 24 को पेपर है तो आप 24 फरवरी 2026 लिख सकते हैं। आपका विषय विषय जो है, फल एवं सब्जियों को कृत्रिम रूप से पकाए जाने के संबंध में, इस तरह से आप विषय लिख देंगे। उसके बाद ये सब जरूरी चीजें हैं, जरूर लिखना है। महोदय, यही फॉर्मेट है, महोदय से लिखेंगे। मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से खाद्य सुरक्षा विभाग और आम जनता का ध्यान एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं या चाहती हूं, जो भी आप लिख देंगे। ठीक है। फिर लिखना आपको मेन समस्या। आजकल बाजारों में बिकने वाले अधिकांश फल और सब्जियां, विशेषकर आम और केले, कैल्शियम कार्बाइड जैसे घातक रसायनों का उपयोग करके कृत्रिम रूप से पकाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सब्जियों को ताजा और हरा दिखाने के लिए उनमें हानिकारक रंगों का भी प्रयोग किया जा रहा है। ये रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि बाजारों में नियमित जांच करें और ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। साथ ही उपभोक्ताओं को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। आशा है आशा है कि आप जनहित में इस मुद्दे को अपने समाचार पत्र में प्रमुखता से स्थान देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद लिख देना है। और भवदीय विवेक रश्मि, प्रश्न पत्र में दिया गया नाम ही आपको लिखना है। निवासी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जगह का नाम लिख सकते हैं, अजमेर, देहरादून, जो भी आप निवासी लिख सकते हैं।
अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 जो 4, 5, 6 जो है स्कोरिंग वाले जो है प्रश्न है। यहाँ पर आपको एक नंबर के जो प्रश्न है और पूरा आपका सही है तो पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, कटौती कुछ नहीं होती। ठीक है। अब यहाँ पर है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद और क्रियाभेद बताइए। यहाँ पर पहला वाक्य दिया है क शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। तो अब यहां पर आपको देखने वाली बात यह है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। इसमें क्या है कि इसमें आपको क्रियापद भी बताना है और क्रियाभेद भी बताना है। तो इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। अब यहां पर सबसे पहले तो क्रियापद, जो क्रियापद इसमें क्या है, पढ़ाया। पढ़ाया क्या है, इसका क्रियापद है, पढ़ाना। अब अब यहां पर इसका क्रिया भेद भी बताना है, कौन सी क्रिया है। क्रियाएं होती हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म मौजूद होता है और अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है। अब यहां पर सकर्मक यहां पर जो है विद्यार्थियों, ये कर्म है। ठीक है। तो विद्यार्थी कर्म यहां पर मौजूद है। तो यहां पर सबसे पहले तो ये जो पढ़ाया है ये क्या हो गया, ये क्रियापद हो गया। अब कौन सा हो गया, सकर्मक क्रिया हो गया, सकर्मक क्रिया हो गया। अब फिर अब ये जो क्रिया है पढ़ाया, पढ़ाया क्या है, वाक्य के अंत में आ रही है, आखिर में, यहां पर पूर्ण विराम, वाक्य समाप्त हो गया है तो वाक्य को ये समाप्त कर रही है। तो ये समापिका क्रिया है। क्यों है समापिका, क्योंकि वाक्य को समाप्त कर रही है। समापिका क्रिया भी है, सकर्मक भी है, समापिका क्रिया भी है। और क्योंकि यहां कोई दूसरी सहायक क्रिया नहीं है, यहां पर पढ़ाया के साथ केवल पढ़ाया अकेली क्रिया है, इसके साथ दूसरी क्रिया नहीं जुड़ी हुई है। तब तब क्या है, ये मुख्य क्रिया भी है, मुख्य क्रिया। तो यहां पर अब क्रिया के जब हम भेदों की बात करेंगे तो क्या है, ये सकर्मक क्रिया है, समापिका क्रिया है और मुख्य क्रिया है। इसी को मैंने यहां पर उत्तर दे दिया है, सामने यहां पर लिखा है उत्तर कि पढ़ाया जो है सकर्मक, समापिका एवं मुख्य क्रिया है। इस तरह से आप यदि पूरा लिखोगे तो परीक्षक पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और वो आपकी कॉपी को बहुत अच्छे से बढ़िया से नंबर देगा। अब इसमें ख वाला खंड आता है, लड़का हंस रहा है। तो इस वाक्य में क्रिया का प्रकार यहां पे दे रखा, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, भाववाचक क्रिया। तो ये जो है क्योंकि हंसना एक स्वाभाविक क्रिया है तो ये अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं है, यह अकर्मक क्रिया होगी। अब हम चलते हैं अगला, इसमें 5 का क है, धीरे धीरे चलो। ये धीरे धीरे चलो में अव्यय, अव्यय कौन सा अव्यय है ये। अब अव्यय के बहुत सारे भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ठीक है। तो इसमें से कौन से वाला अव्यय है, ये धीरे धीरे जो शब्द है ये क्रिया विशेषण अव्यय है। तो इसका जब उत्तर हो जाएगा इसमें से छांट के लिखना है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा क्रिया विशेषण अव्यय। अब इसको अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो धीरे धीरे है वो क्रिया विशेषण अव्यय क्यों है। अब अगले उसमें आते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों में अव्यय शब्द को छांटिए। तो अव्यय शब्द इसमें जो है, ये बच्चा अव्यय नहीं है, सुंदर अव्यय नहीं है, किताब अव्यय नहीं है। कल जो शब्द है, इसका उत्तर हो जाए कल। कल जो शब्द है वो अव्यय है। इनका ये बच्चा, सुंदर और किताब ये गलत है, ये वाला सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है वाक्य का भेद बताइए। अब इस तरह का प्रश्न पक्का आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है। यह है तुम कहां जा रहे हो, यह कौन सा वाक्य है। तो यहां पर आप देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और कहां जो प्रश्नवाचक शब्द लगा है, तो वाक्य क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ठीक है। अब है मैं स्कूल जा रहा हूं, तो ये इसको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए।
तो यहां पर शुरू में आप क्या लगा दीजिए, वाक्य के शुरू में, तो क्या हो जाएगा, वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह को भी लगा देना है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के वो प्रश्नवाचक वाक्य तैयार हो जाएगा। अब आपके पाठ्यक्रम में एक व्याकरण का जो पाठ है वो है वाच्य। इसमें वाच्य परिवर्तन के लिए प्रश्न आता है, तो ये भी आपको तैयार करके जाना है जरूर। इससे 2 नंबर का आपको वाच्य से आना ही है। तो ये 7वां प्रश्न आपका जो है वो वाच्य का है। तो मां ने खाना बनाया, अब इसको कर्म वाच्य में बदलना है। तो कर्म वाच्य में ये बात है कि जब हम कर्म वाच्य में बदलते हैं, तो कर्म वाच्य में बदलते समय आपने देखा होगा अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस होते हैं ना, तो ये पेसिव वॉइस समझ लीजिए आप। तो क्या होता है कि कर्म वाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ द्वारा या के द्वारा या से जोड़ दिया जाता है। तो अब यहां पर जैसे मां इसमें कर्ता है, कर्ता माने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मां है, ठीक है। अब मां ने खाना बनाया, तो मां के द्वारा खाना बनाया गया या मां द्वारा खाना बनाया गया, इस तरह से हो जाएगा। यहां पर क्या करना है, द्वारा लगा देना है। जैसे अंग्रेजी में पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर क्या करना है आपने, मां के द्वारा, मां द्वारा खाना बनाया गया, इस तरह से हो जाएगा। द्वारा का आपको प्रयोग करना ही, इसमें द्वारा का प्रयोग करना है। अगर वाक्य में द्वारा लगा हुआ है और उसमें पूछ रहा है इसमें वाच्य बताओ, तो उसमें कर्म वाच्य हो जाएगा। अगर कोई वाक्य है, ये मान लो यही वाक्य है, मां द्वारा खाना बनाया गया, और प्रश्न पूछ लिया कि इसमें कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, ठीक है। तो आप क्योंकि इसमें द्वारा लगा हुआ है, तो आप सीधे लिख देना कर्मवाच्य है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आता है वाच्य का नाम बताइए। जैसे इसमें पूछ ले वाच्य का नाम, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, अब इसमें वाच्य बताना है। तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको समझनी है कि यहां पर जो पढ़ने का, पढ़ी पढ़ी किसने, लड़के ने, तो पढ़ने का जो सीधा संबंध है वो किससे है, लड़के से है। किससे है, लड़का क्या है, कर्ता है, कर्ता सब्जेक्ट है। तो जहां सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े, कर्ता पर पड़े, वहां कर्तृवाच्य होता है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पढ़ने की क्रिया का सीधा संबंध लड़के कर्ता से है, और कर्ता में ने विभक्ति का भी, ये भी चीज आपको देखनी है कि कर्ता में ने विभक्ति, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, पंचमी अलग होने के अर्थ में, तो ये चीजें कारक आपको पढ़ने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो लड़के ने, लड़के ने का यहाँ जो चिन्ह आया है, ये कर्ता ने के विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, तो वहां पर कर्तृवाच्य होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वसुमती का समानार्थी नहीं है, फिर नहीं है को नोट करना है। तो अब मेदिनी, उर्वी, क्षिति, ये सब पृथ्वी के, वसुमती के क्या है, समानार्थी हैं। लेकिन यामिनी जो है, यामिनी, यामिनी बोलते हैं रात को, यामिनी किसका अर्थ है, रात। तो इसलिए यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा यामिनी हो जाएगा। मित्रों, ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, और आप इस पूरे वीडियो को समझेंगे तो काफी हद तक आप पेपर को समझ लेंगे। ये समझ लीजिए, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब यहां पे अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दी गए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहां पर क्या होता है कि कविता वाले भाग में पूरे नंबर कैसे लाए जाएं, तो इसमें है शब्दों का खेल। प्रश्न में जो शब्द पूछा गया है उसे कविता की लाइनों में आपको ढूंढना है, और यहां पर आपको 2 कविताएं आपको दी रहेंगी, पेपर में 2 कविताएं दी रहेंगी। आप में से आपको दोनों में से कोई एक कविता के प्रश्नों के उत्तर देने, दोनों नहीं करने हैं, ठीक है। कई बच्चे दोनों कर देते हैं, बहुत गलत है, दोनों नहीं करने, केवल एक करना है। लेकिन मैं आपको दोनों ही समझाऊंगा, मैं यहाँ पे दोनों समझाऊंगा, क्योंकि क्या पता इन्हीं में से कोई आ जाए पेपर में, ठीक है। तो अब मैं दोनों समझा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर ये जो
आपका ये पहले वाली जो कविता ली गई है ये तुलसीदास जी द्वारा लिखित है और ये जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वहां से ली गई है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। इसमें चौपाई है ये। तो इसमें परशुराम और लक्ष्मण की आपस में बहस हो रही है और वो परशुराम जी क्रोधित हैं कि मेरा धनुष टूट गया है, शिव का धनुष तोड़ दिया है। तो और जो है लक्ष्मण जी जो है उनको परशुराम जी को कुछ बातें बोल रहे हैं, वहीं पे ये लिया गया है। विहसी लखनु बोले मृदुवाणी, विहसी मतलब हंसकर, हंसकर लक्ष्मण मृदुवाणी में मधुरवाणी में बोलते हैं, अहो मुनीषो भट मां भटमानी, हे मुनि आप अपने आप को क्या महान योद्धा समझते हो, स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हो। पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, बार बार मोही मतलब मुझे बार बार कुलाड़ा दिखा रहे हो, फरसा दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप फूक मार के पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, यहाँ पे कुमड़ बतिया कोई नहीं है, कुमड़ बतिया कोई नहीं है मतलब छुई मुई कोई नहीं है। जो जे तर्जनी देखी मरी जाई, जो तर्जनी देख करके मर जाएगा, तुम्हारी तर्जनी उंगली के इशारे से ही मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, तुम्हारा कुलाड़ा धनुष बाण देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान के साथ कुछ कह दिया है। भृगु सुत समझू जनी विलोकी, मैंने आपको भृगु सुत, भृगु ऋषि का पुत्र समझा, भृगुवंश का पुत्र समझा। और तुम्हारा ये जनेऊ देखा, जो तुमने जनेऊ जो यज्ञोपवीत जनेऊ बांध के रखते हैं, ब्राह्मण लोग काफी पहन के रखते हैं जनेऊ, तो ये जनेऊ मैंने देख लिया है। इसलिए जो कहूँ दो कछु कहूँ सहो ऋषरो की, जो कुछ भी तुम मुझे कह रहे हो मैं अपने क्रोध को रोक करके उसको सहन कर रहा हूं। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, सुर सुर होता है देवता और महिसुर धरती का देवता यानी कि ब्राह्मण को कहा गया है। और हरिजन, हरिजन मतलब ईश्वर का भक्त, ठीक है। और अरु, अरु मतलब और, गाय मतलब गाय। तो देवता, ब्राह्मण, ईश्वर का भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर ना सुराय, हमारे परिवार में, हमारे कुल में, हमारे परिवार में इन पर ना सुराय, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, इनको इनको मारा पीटा नहीं जाता, इन पे वीरता नहीं दिखाती हम इनके सामने। तो ये तो लक्ष्मण जी ने कहा। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम जी से क्या वचन कहे, क्या कहे, वही कहा, क्या कहा लक्ष्मण ने? लक्ष्मण ने कहा हंसते हुए, अब कई बच्चे क्या करते हैं कि इसी कविता से लाइनें लिख देते हैं, यहां से लिख दिया जी, विहसी लखनु बोले मृदवानी और फूकी पहाड़ू तक लिख दिया जी, हो गया जी, उत्तर हो गया। यहां से यहां तक 2 लाइनें कविता की लिख दी। नहीं, ऐसे उत्तर लिखोगे तो परीक्षक महोदय, एग्जामिनर आपको बोर्ड में नंबर नहीं देने वाले हैं, ये समझ लीजिए। आप ऐसे नहीं लिखना, आपको उत्तर की यहां से 2 पंक्तियां छांटी और लिख दी, नहीं, आपको इसका अर्थ लिखना है जो मैंने बताया, हिंदी में लिखना है, ठीक है। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा हंसते हुए, यहां मैंने उत्तर दिया है, यहां पर देखिए लक्ष्मण जी ने हंसते हुए क्या कहा। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कोमल वाणी में कहा कि हे मुनिवर, आप स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा मानते हो और मुझे बार बार अपना कुलाड़ा फरसा दिखा रहे हो, जैसे फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। अब इसी में दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि लक्ष्मण ने परशुराम जी से अपने क्रोध को सहन करने का क्या कारण बताया। तो उन्होंने कहा ना कि देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगु सुत समझू जनेऊ विलोकी, जो कछु कहो सहो ऋषरो की। ये पंक्तियां नहीं लिखनी है, इसका अर्थ लिखना है, हिंदी अनुवाद, समझ रहे हैं ना आप। तो लक्ष्मण ने कहा कि मैंने आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ यज्ञोपवीत देखकर मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूं। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे कुल में देवताओं, ब्राह्मणों, भक्तों और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। तो ये आपको उत्तर हिंदी अनुवाद करके लिखना है।
अब आपकी पुस्तक जो क्षितिज है उसके काव्य खंड से दूसरा यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है, कविता दी हुई है। ये पहला ही पाठ है सूरदास सूरदास जी वाला, उसमें जो पद हैं वो दिए हुए हैं। तो पहला पद है, ये पहला ही पद है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनेत गाते नाहिन मन अनुरागी। जो उद्धव जो गोपियों को समझाने गए थे, वो गोपियां उल्टा उसको समझा रही हैं, उसको कह रही हैं, किसको कह रही हैं, उद्धव को कह रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम बहुत बड़ भागी हो, बड़े भाग्य वाले हो। यहाँ पर बड़े भाग्य का मतलब, बड़ भागी का मतलब बहुत भाग्य वाला नहीं है उद्धव। यहाँ पर बड़भागी का मतलब है अभागा है, वो अनलक्की है, लक्की नहीं है वो। लक्की होता अगर वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ जाता तो वो लक्की था, लेकिन अनलक्की है, किस्मत खराब है उसकी। वो श्री कृष्ण के पास रहता है तब भी श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करता। यहाँ बड़भागी, बड़भागी का मतलब तो बड़े बड़े भाग्य वाला होता है, लेकिन यहाँ बड़भागी का मतलब अभागा है, अनलक्की है। तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बहुत बड़भागी हो, अभागे हो, अनलक्की हो, मतलब उसको व्यंग्य किया गया है। अपरस रहत सने तकाते नाहीन मन अनुरागी, अपरस रह गए श्री कृष्ण के प्रेम स्नेह से के धागे में नहीं बंधे हो, और तुम्हारा मन उनका अनुरागी नहीं हुआ है, उनके आकर्षण में नहीं डूबा है, उनसे प्रेम नहीं, प्रेमी नहीं बने तुम उनके। पुर इन्हीं पात रहत जल भीतर, जो कमल का पत्ता है ना वो जल के भीतर रहता है, कमल का पत्ता जल पर, जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, लेकिन तब भी उसके जो है डूबा रहने पर भी उसके जो कमल का पत्ता है वो दागी नहीं होता है। तो क्यों, उसी प्रकार से तुम भी हो, ज्यों जल महा तेल की गागरी, जिस प्रकार से पानी में तेल की गागरी है, जो घड़ा है तेल का, उसको डुबोया जाए तो बूंद ना ताको लागी, उस पे तेल में, क्योंकि तेल लगा है उस पे पानी की बूंदे नहीं लगती, है ना। तो प्रीति नदी में पाऊं ना बोरियूं, और तुमने प्रेम की नदी, प्रीति मतलब प्रेम, प्रेम की नदियां में पांव ही नहीं रखा। तो तुम्हें प्रेम का क्या पता, हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, तुमने तो पांव ही नहीं रखा उसमें। तो दृष्टि ना रूप पर आ गई, और तुम्हारी जो दृष्टि है वो दूसरे को देखकर प्रेमी भी नहीं हुआ, मतलब तुम्हारे मन में प्रेम अनुराग उत्पन्न ही नहीं हुआ है, ठीक है। और सूरदास अबला हम बोरी, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कहलवा देते हैं, गोपियां कह रही हैं कि हम तो भोली भाली, बहुत ही भोली भाली गोपियां हैं, और हम तो श्री कृष्ण से कैसा प्रेम करती हैं, देखिए, गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार से गुड़ से चींटियां प्रेम करती हैं, चींटियां लिपटी रहती हैं, चिपटी रहती हैं उससे, उसको छोड़ती नहीं है, चाहे वो मर जाए वहां, दब जाए, लेकिन वो उसको नहीं छोड़ती, गुड़ को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती। तो यहां पर जो है पहला ही प्रश्न आता है कि उधो तुम हो अति बड़भागी, यह व्यंग्योक्ति, व्यंग्य उक्ति उद्धव के किस व्यवहार की ओर संकेत करती है। तो यहां पर, ये यहां पर हम उत्तर मैंने यहां पर दे दिया, आप देख लीजिए। यह उद्धव के उस व्यवहार की ओर संकेत करता है कि वे श्री कृष्ण के अत्यंत समीप रहकर भी उनके प्रेम के बंधन से पूरी तरह अछूते मुक्त हैं, उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई अनुराग प्रेम नहीं जगा है। तो ये व्यवहार की ओर संकेत किया गया। अब इसी में दूसरा प्रश्न आता है कि गोपियों ने उद्धव को अति बड़भागी क्यों कहा है। कभी प्रश्न आता है गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है। बस एक ही चीज है, गोपियों ने उद्धव को अति बड़भागी क्यों कहा है, गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है। प्रश्न को थोड़ा सा अलग करके पूछा जाता है, लेकिन बात एक ही है। तो यहां पर क्या है कि बड़भागी शब्द का अर्थ यहां अभागा, अनलक्की के संदर्भ में हुआ है। गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम भाग्यशाली हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि वे प्रेम के धागे में नहीं बंधे हैं और उनका मन किसी के आकर्षण में नहीं डूबा हुआ है। वे उस तेल की गगरी के समान है जिसे पानी में डुबाने पर भी उस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती है। प्यारे बच्चों, मैं बहुत विस्तार से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कई बच्चे तो इस वीडियो को देखेंगे ही नहीं, इस वीडियो को चलाएंगे भी नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। तो लेकिन जो इसको देखेगा निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी, इसकी गारंटी है। तो अब यहां पर आता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर ये जो आपके काव्य खंड है, काव्य खंड से ही ये प्रश्नों के उत्तर
यहाँ पर देने हैं आपको, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है। आत्मकथ्य पाठ के आधार पर बताइए कि कवि ने अपनी आत्मकथा लिखने से मना क्यों किया है। मतलब जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, वो अपनी आत्मकथा लिखने को मना कर देते हैं। जब उनके दोस्त उनके पास आते हैं ना, उनके फ्रेंड कहते हैं कि आप पत्रिका के लिए एक वो लिखिए, आत्मकथा लिखिए, तो वो मना कर देते हैं उनको। क्यों मना करते हैं? क्यों लिखने से मना करते हैं भाई अपने दोस्तों को? क्यों मना करते हैं? तो इसका कारण ये है कि कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखना इसलिए नहीं लिखना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कोई ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसे लोग सुनकर वाहवाही करेंगे, तारीफ करेंगे, और वे अपनी दूसरी बात है कि वो अपनी व्यक्तिगत यादों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते, क्योंकि जब आत्मकथ्य लिखते हैं, जब आत्मकथा लिखी जाती है, तो अपनी बारे में लिखनी चाहते पड़ती है और अपनी याद कर करके उसके बारे में लिखना पड़ता है। तो वो जयशंकर प्रसाद चाहते नहीं कि वो अपनी व्यक्तिगत बातें जो निजी हैं उनकी बातें वो सार्वजनिक करें। तो ये चीज इसको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद अवश्य करिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, देखिए 2 ही प्रश्न करने हैं, 3 प्रश्न यहाँ पे दिए हैं। दूसरा है फागुन की विशेषताओं को कवि ने किस प्रकार वर्णित किया है। ये एक कविता है अट नहीं रही है, इस कविता के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। तो कवि ने उसमें बताया है अट नहीं रही है, आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो उसमें उस छोटी सी कविता है और बहुत सिंपल सी है, उसका अर्थ कहीं सांस लेते हो और पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कविता है, बहुत अच्छी कविता है, छोटी सी कविता है, और उसको पढ़ते पढ़ते ही उसका अर्थ आ जाता है समझ में। बस वो ही अर्थ इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है आपको। ठीक है। अब आता है अगला प्रश्न, संगतकार की भूमिका संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देती है। तो संगतकार की जो है, संगतकार संगतकार की जो संगतकार, सबसे पहले संगतकार होते कौन है। संगतकार वो व्यक्ति होते हैं जो हमारा साथ देते हैं, जो मेन मेन आदमी से हटके जो सहायक होते हैं, वो संगतकार है। तो यहां पर संगतकार की भूमिका खेल, राजनीति, सिनेमा जैसे क्षेत्रों में उन सहयोगियों के रूप में दिखती है जो खुद पीछे रहकर मुख्य गायक को सफलता दिलाते हैं, मुख्य गायक या मुख्य नायक को सफलता दिलाते हैं। जैसे खेल में कोच, राजनीति में निस्वार्थ कार्यकर्ता, और परिवार में माता पिता जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर दूसरों को ऊंचाई प्रदान करते हैं। तो वो सारे क्या होते हैं, संगतकार कहलाते हैं। अब मित्रों जो प्रश्न संख्या 11 है, ये भी आपको काव्य खंड से ही है, इसमें भी प्रश्न उत्तर है, लेकिन ये एक एक नंबर वाले प्रश्न है। अभी जो पहले प्रश्न थे वो 2-2 नंबर वाले थे, 10वां जो प्रश्न था। अब जो 11वां प्रश्न है वो एक एक नंबर वाले हैं। ये प्रश्न है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश को सुनकर गोपियों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। जब उद्धव के जो योग के संदेश को गोपियों ने सुना तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने क्या जवाब दिया। तो जवाब तो आपको जो 4 पद दे रखे हैं ना उसमें, जो सूरदास की वाले कविता में, तो जो 4 पद आपके कोर्स में दिए उन सब में जवाब ही दे रही है गोपियां, लेकिन आपको निचोड़ लिखना है उनका, एक सार की उन्होंने क्या जवाब दिया। तो यहां पर मैंने लिखा है इसमें, देखिए कि गोपियों ने उद्धव के योग के संदेश पर अत्यंत तीखी और व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके अनुसार यह योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर था। ठीक है। उन्हें ऐसा लगा जैसे कृष्ण ने उनके साथ प्रेम की राजनीति की हो। गोपियों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि योग की आवश्यकता उन लोगों को है जिनका मन चक्र के समान चंचल है, जबकि वे तो श्री कृष्ण के प्रेम में एकाग्र भाव से समर्पित हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। अब अगला प्रश्न इसमें है कि बच्चे जो है यह दंतुरित मुस्कान, ये कविता है नागार्जुन जी की जो कि आपके कोर्स में है और महत्वपूर्ण है। और यह दंतुरित मुस्कान पाठ के आधार पर, कविता के आधार पर बच्चे की मुस्कान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे की मुस्कान मृतक निर्जीव में भी जान फूंक देती है, वह कठोर से कठोर मन को पिघलाकर कोमल बना देती है। यही आपको लिखना है। अब हमारा प्रश्न संख्या 12 आ जाता है। अब इसमें क्या है, ये जो आपकी क्षितिज का गद्य खंड है वहां से कुछ गद्यांश दिए होंगे, 2 गद्यांश होंगे, दोनों में से एक का आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें लिखा है
किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो गद्यांश होंगे। अब यहाँ पे पहला जो हमारा गद्यांश है, ये देखिए, आपको गद्यांश को पढ़ना है, ठीक है। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। तो ये कौन सा है, इसको आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। फटाफट में पढ़ लेना है, ज्यादा समय भी नहीं लगाना है। फटाफट पढ़ करके फिर आपको प्रश्न पढ़ने हैं। मैं पहले ही कहता हूं कि पहले प्रश्न पढ़ लो और फिर उनको ढूंढो, तो ज्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन आप जैसे भी आप करना चाहें, तो उन प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से ढूंढने हैं और इसमें से ढूंढ करके आपको लिखने हैं। आपको उत्तर गद्यांश के भीतर ही ढूंढने हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाता, तो अपनी भाषा का आपको प्रयोग करना है। तो आपको अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे तो परीक्षक को लगेगा कि आपने पाठ को समझा है, आपने पाठ को पढ़ा है, तो आपको अच्छे नंबर देगा। तो यहाँ पे प्रश्न है, लेखिका ने अपने पिता की किस स्थिति का वर्णन किया है। तो लेखिका ने पिता की कौन सी स्थिति का वर्णन किया है, यहां थोड़ा सा बारीक हो गया है लिखा हुआ, मैं ऐसे ही पढ़ के इसको बता देता हूं कि लेखिका ने अपने पिता की गिरती हुई आर्थिक स्थिति और उनके सामाजिक सम्मान में आई कमी का वर्णन किया है। वे इंदौर से अजमेर आ गए थे और अपनों के विश्वासघात के कारण शक्की स्वभाव के हो गए थे। तो ये आपको उत्तर इस तरह से आपको देना है। अब इसी में जो अगला प्रश्न आता है कि मन्नू भंडारी के पिता के व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलू किस प्रकार नष्ट होते चले गए। तो ये भी आपको इसी में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको गद्यांश पढ़ के बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं शॉर्टकट, यहाँ पे बहुत धुंधला आ रहा है, बढ़िया नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के बता देता हूं। पढ़ को आप सुन लेना कि निरंतर गिरती आर्थिक स्थिति और अधूरी महत्वाकांक्षाओं के कारण उनके व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलू निचोड़ते चले गए। उनके भीतर का अहंकार और क्रोध बढ़ता गया, जिसने उनकी कोमलता को नष्ट कर दिया। आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये करना कि आपको यहीं पे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, तो ज्यादा बढ़िया है। आप प्रश्नों को उत्तर ढूंढने का प्रयास करना और थोड़ा शब्द अपनी तरफ से मिला करके उसको भाषा को बढ़िया भाषा में उत्तर लिखना। अब अगला प्रश्न आता है, लेखिका के पिता अपने बच्चों को अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार क्यों नहीं बनाते थे। क्यों नहीं बनाते थे? क्योंकि लेखिका के पिता का बढ़ा हुआ अहंकार, जो उनका ईगो था, उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता था कि वे अपनी कमियों या लाचारी को अपने बच्चों के सामने जाहिर करें। तो इस कारण से वो अपने बच्चों को अपना भागीदार नहीं बनाते थे। अब इसमें दूसरा गद्यांश दिया है अथवा करके। अथवा करके दूसरा गद्यांश यहां से दिया है कि आ के आविष्कार ने के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही, सुई धागे के आविष्कार में शायद। तो ये आप पढ़ लेना, बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इस गद्यांश को पढ़ना है। ये गद्यांश आपका संस्कृति पाठ है और मैं समझता हूं संस्कृति पाठ आपके गद्य खंड का अंतिम पाठ है। और भदंत आनंद कौशल्यायन जी का ये पाठ है, उसमें संस्कृति के बारे में इसमें लिखा गया है। तो यहां पर इस गद्यांश को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, प्रश्नों को पढ़ना है। आग के आविष्कार, सुई धागे के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी, मतलब आग का आविष्कार और सुई धागे का आविष्कार जो हुआ है उसके लिए प्रेरणा क्या रही, क्यों हुआ आविष्कार। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि आग के आविष्कार के पीछे पेट की ज्वाला, भूख, पेट की ज्वाला होती है, पेट की आग मतलब पेट की भूख, और सुई धागे के पीछे शीत ताप से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति की प्रेरणा रही होगी। तो इस तरह से हम उत्तर लिख सकते हैं। फिर इसी में अगला प्रश्न आता है कि हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें कहां से प्राप्त होता है। तो हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें कहां से प्राप्त होता है। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें उन संस्कृत मनुष्यों और मनीषियों से मिला हुआ है जिन्होंने अपनी सहज संस्कृति और जिज्ञासा के कारण नए तथ्यों की खोज की। ये आपको मिल जाएगा, इसी में आप ढूंढोगे तो आपको उत्तर मिलेगा। अब यहाँ पे आखिरी प्रश्न है इसका, प्रथम पुरस्कर्ता कौन था। तो यहीं पे उत्तर मिल जाएगा, रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता था। उत्तर यहीं से आपको ढूंढने से मिलेंगे। अब जो अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये आपके क्षितिज के गद्य खंड से प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या देखकर लोग आश्चर्य में क्यों पड़ जाते थे। देखिए, इसका उत्तर आप, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, आप बड़ा उत्तर लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं। आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना है, ज्यादा छोटा नहीं लिखना है, थोड़ा सा बड़ा लेना उसको। तो यहां पर है कि लोग उनकी दिनचर्या देखकर हैरान इसलिए थे क्योंकि वे वृद्ध होने और बीमार होने के कारण अपनी कठिन साधना, भोर में स्नान और नियम व्रत में कभी ढील नहीं देते थे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा, और जो आपको बाल गोविंद भगत के दिनचर्या के बारे में पता होगा, जो आपने पढ़ा होगा, वो आप लिख देंगे। अब फिर आता है इसमें कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का चश्मा क्यों बदलता था। या कभी कभी आता है कि सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी आ जाते हैं। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा कि वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा इसलिए बदलता था क्योंकि उसे बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती थी। उसमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ना होना उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान लगता था। ठीक है, मतलब देशभक्तों का अपमान उसे लगता था। तो इस तरह से प्रश्नों के उत्तर को आप बढ़िया से, पाठ को आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छे से अपने शब्दों में, अपनी भाषा में प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, आपका प्रभाव पड़ेगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आता है कि कॉलेज से प्रिंसिपल के शिकायती पत्र के पश्चात मन्नू भंडारी के पिता की क्या प्रतिक्रिया थी। तो मन्नू भंडारी के पिता तो शुरू में तो आग बबूला हो गए थे, बहुत गुस्से में हो गए थे ना वो, कि जब शिकायती पत्र मिला कॉलेज के प्रिंसिपल का, मन्नू भंडारी की शिकायत मिली, तो बहुत गुस्सा हो गए। लेकिन जब कॉलेज पहुंचे और कॉलेज में पहुंच के प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारी लड़की के इशारे पे तो सारी लड़कियां बाहर निकल आती हैं कक्षा से, बड़ा उसकी वो सुन करके कि मेरी लड़की की तो इतने लोग मानते हैं और इतना प्रभाव है मेरी बच्ची का, तो वो बाद में क्या हो गए, खुश हुए और खुश होके घर में आ गए और बड़े खुश नजर आए। शुरू में लग रहा था कि आज तो लेखिका को डर लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी इसी में प्रश्न आ जाता है, लेखिका के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना क्यों कहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं कि लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना इसलिए कहा क्योंकि उनका मानना था कि रसोई में रहने से, रसोई में काम करने से लड़की की प्रतिभा और क्षमता जो है रसोई घर में खत्म हो जाती है, भट्टी में जलकर नष्ट हो जाती है। मतलब इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 14 भी जो है गद्य खंड से है। प्रश्न है कि पुत्र की मृत्यु के बाद भी बाल गोविंद भगत ने शोक व्यक्त करने के बजाय उत्सव मनाने की बात क्यों कही। तो जब बाल गोविंद भगत का पुत्र की डेथ हुई तो उन्होंने उसको बाहर एक चटाई पे लेटा करके आंगन में उस पे सफेद कपड़े से उसको ढक दिया था और वहां पर कुछ पास में फूल रखे हुए थे। और उन्होंने जब उनकी बहू जो है पुत्र वधू वो रो रही थी, उसको उसको भी उनको कहा कि ये रोने का समय नहीं है, ये तो खुशी मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से जाकर मिली है। तो ये मतलब उत्सव मनाने के लिए लोगों को कहा कि ये जो है आत्मा परमात्मा से मिली है और ये मतलब रोने का समय नहीं है, शोक व्यक्त करने का समय नहीं है। तो इस तरह से कुछ जो है आप इसके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न मैं अभी बताया था कि लेखिका के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना क्यों कहा है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे दिया है कि लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना इसलिए कहा क्योंकि उनका मानना था कि लड़की का रसोई घर में काम करना उसकी अपनी प्रतिभा और क्षमता को भट्टी में झोंकना है। तो इसे भी थोड़ा सा आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कुछ अपनी भाषा में भी शब्द आप डालोगे तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। अब यहाँ पे 15वां जो प्रश्न है, आपकी एक किताब है कृतिका। कृतिका पुस्तक में दो ही पाठ इंपॉर्टेंट जो रह गए हैं, वो एक तो है माता का अंचल, माता का अंचल, ठीक है, और दूसरा जो है साना साना हाथ जोड़ी। दो ही पाठ आपको तैयार करने हैं, दो के अलावा कुछ नहीं करना उत्तराखंड बोर्ड वालों को। इसमें कृतिका में सिर्फ दो पाठ तैयार करने हैं। तो इस पुस्तक में 3 पाठ होंगे, आपको देखा होंगे आपने, और लेकिन आपको दो ही पाठ आप यहाँ पे तैयार करने हैं।
ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, जो काव्य खंड है, काव्य खंड में सूरदास है, ठीक है, तुलसीदास है, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, नागार्जुन है, मंगलेश डबराल है, ठीक है। और आपका जो गद्य खंड में जो है वो स्वयं प्रकाश है, राम वृक्ष बेनीपुरी है, मन्नू भंडारी है, भदंत आनंद कौशल्यायन है। और आपका इसमें मैंने बताया माता का अंचल और साना साना हाथ जोड़ी है। तो और बाकी संबोधनी में तो जितने भी पाठ हैं वो सारे हैं ही हैं जो पुस्तक में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है कि लेखक का वास्तविक नाम क्या था और उसका नाम भोलानाथ क्यों पड़ा। तो लेखक का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ, उसका नाम भोलानाथ क्यों पड़ा, तो क्या कारण था उसका नाम भोलानाथ पड़ा। तो शॉर्ट में मैं आपको आइडिया देता हूं, भोलानाथ का नाम, लेखक का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था, ठीक है। ये याद रखना है, तारकेश्वर नाथ, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, भोलानाथ का असली नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ था, ये जरूर याद रखना है, भूल जाते हैं। तो उनका नाम भोलानाथ इसलिए पड़ा क्योंकि उनके पिता उनके माथे पर भभूत का तिलक लगाते थे और उनके सिर पर लंबी जटाएं थी जिससे वे भोलानाथ जैसे लगते थे, इसलिए उसका नाम भोलानाथ पड़ा। अब साना साना हाथ जोड़ी पाठ से ये लिया गया है। मधु कांकरिया जो लेखिका हैं उन्होंने ये लिखा है पाठ। तो झिल मिलाते सितारों से भरा गंतोक लेखिका को किस प्रकार से सम्मोहित कर रहा था। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि लेखिका जब रात के समय गंतोक, जिसको गंगटोक भी बोला जाता है, को देखती है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे आसमान नीचे उतर आया हो और तारे बिखर गए हों। सितारों की इस रहस्यमयी जाल ने लेखिका के मन में एक प्रकार का शून्य और सम्मोहन जगा दिया था। अब इसमें अगला प्रश्न आता है, देखो तीन ही करने हैं, चार यहाँ पे दिए हैं, एक दो तीन चार, ठीक है ना, तीन ही करने हैं। तो अगला प्रश्न है कि भोलानाथ के पिता की दिनचर्या कैसी थी। भोलानाथ के जो माता का अंचल आप पाठ पढ़ोगे तो भोलानाथ के पिता की दिनचर्या आपको पता चल जाएगी कि सुबह वो नहाते धोते थे, पूजा पाठ करते थे और वो जो है अपनी राम नाम की गोलियां बनाते थे, आटे की गोलियां बना के उनको मछलियों को खिलाने के लिए जाते थे। तो जो भी सारी दिनचर्या जो भी होगी वो आपको भोलानाथ के पिता की दिनचर्या लिखनी है। ये पुस्तक में प्रश्न नहीं है, आपको अपने विचार लिखने होंगे और वो तभी लिख सकते हो अगर आपने पाठ पढ़ा होगा। अगला प्रश्न इसमें है कि कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना वरदान क्यों माना जाता है। तो जो कटाव है वो कटाव सिक्किम का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और यहां पर किसी भी दुकान का ना होना एक वरदान है, क्योंकि दुकान होने से वहां क्या होगा, लोग सामान खरीदेंगे, गंदगी फैलाएंगे, तो वहां क्या होगी, गंदगी हो जाएगी, व्यवसायिकता हो जाएगी और प्रदूषण बढ़ जाएगा। लेकिन वहां दुकान है ही नहीं तो ये सब से बचा हुआ है वहां, है ना। तो दुकानों के ना होने से वहां की प्राकृतिक सुंदरता और बर्फ आज भी अपने शुद्ध रूप में रही है। मित्रों अब आ जाता है हमारा खंड बा जो संस्कृत वाला है, जिसके लिए मैंने कहा है कि 45-50 मिनट आपको रखने ही रखने हैं, चाहे आप इसे शुरू में कर दो इस खंड संस्कृत वाले को, और नहीं तो बाद के लिए आपको समय रखना है, क्योंकि समय नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, तब बेकार हो जाएगा। इसी में तो नंबर ज्यादा मिलते हैं, बिल्कुल पूरे नंबर, प्योर नंबर मिलते हैं इसमें। पहला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश को पढ़कर किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर देने। गद्यांश को पढ़ना है, तीन प्रश्नों के उत्तर देना, और इसमें आप नहीं भी पढ़ेंगे गद्यांश को तब भी आपके प्रश्न के उत्तर इसी में मिल जाएंगे, सारे मिल जाते हैं, कोई एक भी बार नहीं जाता। तो इसको आपको पढ़ के मैं बता देता हूं। एकदा ग्रामे हिमालयात एक मुनि आगच्छत, एक बार गांव में हिमालय से एक मुनि आया, ठीक है। स विद्वान जनेशु पूजनीय आसित, वह विद्वान लोगों में पूजनीय था, उसे पूजा करते थे लोग, ठीक है। किंचित काल पर्यंतम स ग्रामे औषध, कुछ समय तक वो जो है गांव में ही ठहरा, गांव में ही रुका। सो अपि राजेश से दिनचर्याम दृष्टवा चिंतितो अभवत, तो वो भी राजेश की दिनचर्या को देखकर चिंतित हुआ। एक पहला ही पाठ हृदय परिवर्तनम पाठ है संस्कृत संबोधनी कक्षा 10 में, उससे ये लिया गया है। तो राजेश की दिनचर्या को देखकर वो चिंतित हुआ। स जनान प्रकृते जीवानाम च रक्षणाय प्रेरियति, वो लोगों को प्रकृति और जीवों की रक्षा के लिए प्रेरित करता था वो मुनि, ठीक है। स कथयति, वो कहता था, प्रकृते त्याग पूर्वकम उपभोग भवेत, प्रकृति का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए,
ठीक है। सर्वेषां जीवानां कृते प्रकृत्या बहुमूल्यानि उपहाराणि प्रदत्तानि, सभी जीवों के लिए प्रकृति बहुमूल्य उपहार प्रदान करती है। एतेषां रक्षणे अस्माकं रक्षा भविष्यति, इनकी रक्षा करके ही हमारी रक्षा होगी। यदि हम इनकी रक्षा करेंगे सभी जीवों की, तभी हमारी रक्षा होगी। एवं सा जनान बहुविधम अवबोधयत, इस प्रकार से वो लोगों को बहुत प्रकार से मतलब उनको ज्ञान देता था। ठीक है। जना अपि तस्य वचनेषु श्रद्धाम धारयन्ति, तो लोग भी उनके वचनों को श्रद्धा पूर्वक धारण करते थे, सुनते थे, समझते थे, है ना। ते प्रकृते उपहाराणाम जीवानाम च रक्षणाय तत्परा अभवन, और उससे क्या हुआ, वो सभी के लोग जो विद्वान लोग थे गांव के, वो जो है क्या हो गए, प्रकृति के उपहारों और जीवों की रक्षा के लिए तत्पर हो गए। किंतु एक आदमी था राजेश, जो नहीं हुआ तत्पर। किंतु राजेश कर्ण एकेन श्रुत्वा, राजेश एक कान से सुनकर दूसरे अपरेण, दूसरे कान से निष्कासितवान, दूसरे कान से निकाल देता था। एक कान से सुनता था, दूसरे से निकाल देता था। तस्य चर्यायाम किमपि परिवर्तन न जातम, उसकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मुनिना तम सन्मार्गे आनुतुम, मुनि ने उसको सही मार्ग पे लाने के लिए मनसी, मन में दृढ़ निश्चय कृता, दृढ़ निश्चय किया। ठीक है। सा उचितावसरम अनविष्यन, वो उचित अवसर की खोज में वने, जंगल में राजेश से अनुगमनम करोति स्म, राजेश का पीछा करते थे, राजेश के पीछे पीछे जाते थे। ये तो गद्यांश है, क्योंकि संस्कृत संबोधनी नई पुस्तक है, इसलिए मैंने इसको हिंदी में भी आपको समझा दिया है। अब यहां पर प्रश्न, सारे प्रश्नों के उत्तर यही मिलेंगे आपको, गद्यांश में सब ढूंढ के मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, ग्रामे मुनि कुतागत, गांव में मुनि कहां से आए, यही दे रखा। ग्रामे हिमालयात मुनि आगच्छत, यहीं पे दे रखा। सब मिल जाएंगे। फिर है का राजेश से दिनचर्या दृष्टा चिंतित अभवत, राजेश की दिनचर्या को देखकर कौन चिंतित हुआ, मुनि। मुनि राजेश से दिनचर्या दृष्टवा चिंत, यह दे रखा। सो अपि राजेश से दिनचर्या दृष्टा अचिंतो अभवत। ठीक है। मुनीना राजेशम सन्मार्ग अनुतम क्यों करता, मुनि ने राजेश को सही मार्ग पर लाने के लिए क्या किया, दृढ़ निश्चय किया, है ना। मुनीना तम सन्मार्ग अनुतम मनसी दृढ़ निश्चय करता। ठीक है। फिर आता है प्रकृति त्याग पूर्वकम उपभोग भवेत इति का कथित, प्रकृति का त्याग पूर्वक उपभोग होना चाहिए, ये किसने कहा था, मुनि ने कहा था। तो इति मुनि कथयति, ये हो जाएगा, ये है ना, सा कथयति प्रकृति त्याग पूर्वक उपभोगा भवेत, ये लिखा है ना। तो सारे प्रश्नों के उत्तर यहीं से मिलेंगे, और सॉलिड नंबर है, इनको छोड़ना नहीं है, किसी भी हालत में ये प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित श्लोकों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहां पर आता है आपको एक श्लोक दिया है, क्षणसा कणश्चेव विद्यार्थम च चिंतयेत, तो क्षण से और कण से, विद्या और अर्थ के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। एक एक क्षण आपको विद्या के लिए देना होगा, तब आप क्षण अपना समय दोगे, तभी विद्या मिलेगी। और एक एक कण इकट्ठा करोगे, एक एक रुपया इकट्ठा करोगे, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। तो एक एक कण इकट्ठा करोगे, एक एक रुपया इकट्ठा करोगे, तब आपको अर्थ मिलेगा, अर्थ माने धन। ठीक है। तो क्षण त्यागे कुतो विद्या, क्षण त्याग, अगर समय आपने त्याग दिया, समय नष्ट कर दिया, तो आपको विद्या कहां से मिलेगी, विद्या नहीं मिलेगी, है ना। कण त्यागे कुतो धनम, अगर आप पैसा बर्बाद करते रहोगे, धन संपत्ति बर्बाद करते रहोगे, तो कुतो धनम, धन नहीं मिलेगा, धन कहां से आएगा भाई। तो ये आ गया प्रश्न है कि विद्याम अर्थम च कथम चिंतित, विद्या और अर्थ के बारे में, विद्या और धन के का कैसे सोचना चाहिए उसके बारे में। तो यह है क्षण सा विद्याम, क्षण से विद्या, और कण सा च अर्थम चिंतित, ये इसका उत्तर तो हो जाएगा। अब यहां पर प्रश्न, अगला प्रश्न है कि क्षणसा चिंतित, क्षणसा चिंतित। अब यहां पे 4 उत्तर दे रखे हैं, या नंबर रिंग नहीं डाले इन्होंने, 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, इनमें से एक सही उत्तर है। तो क्षणसा, क्षण से क्या होता है, विद्याम अर्थम, धनार्थम, क्या होगा, विद्यार्थ, विद्या हो जाएगा इसका। ठीक है। अब अगला है कण त्यागे किम प्राप्त, कण त्याग से क्या नहीं मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, धन। धन अगर कण त्याग कर दिया तो क्या हो जाएगा, धनम, यहां क्या हो जाएगा, धनम। ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। तो ये समझ रहे होंगे आप। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अब यहां पे प्रश्न आता है
देखिए अगला जो प्रश्न है 18वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों के उत्तर कहां से देने? जो आपने पाठ पढ़े संस्कृत संबोधनी के, वहां से आपको ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। मैंने तो सारे प्रश्नों के उत्तर यहां पे लिख दिए हैं और इसके लिए एक अलग से सारे पाठों के प्रश्नों को मैंने समझाया है एक वीडियो में, उसको आप जरूर देखिएगा। वीडियो चैनल पर ही है और आप चाहोगे तो मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। और आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। आप कोई आपकी परीक्षा अच्छी होनी चाहिए, आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, उसी के लिए मैं समर्पित हूं। अब यहां पर प्रश्न है कि राजेशा कति वर्ष देशीय बालक आसित। राजेश कितने वर्ष का बालक था? राजेश 16 साल का बालक था। ठीक है, राजेशा 16 वर्ष देशीय बालक आसित। अब यहां देखिए कि राजेश तो राजेश, यहां पे कत्ती की जगह क्या लिखना है? 16 लिखना है, बाकी पूरा वही है। राजेश राजेशा, कति की जगह आपको 16 लिखना है। ठीक है, वर्ष देशीय बालका बालका आसित आसित। आधा प्रश्न का उत्तर तो आपको प्रश्न में ही मिल जा रहा है, एक शब्द आपको बढ़ाना है। तो आप अगर इन लाइनों को भी थोड़ा लिख दोगे तो इसमें भी नंबर आपको मिलते हैं। तो पूरा उत्तर लिखना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है, सौम्या किमर्थम सज्जताम कृतवती। तो सौम्या तैयारी कर रही थी पढ़ाई, वो एक पाठ है जीविकोपार्जनम, उससे ये प्रश्न है। तो जीविका उपार्जन मतलब जीविका, अपनी जीविका के लिए, रोजगार के लिए क्या करना चाहिए, तो वो तैयारी कर रही थी। सज्जताम होता तैयारी करना, वो तैयारी कर रही थी किसी परीक्षा की ना। सौम्या कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रही थी भाई? ये सौम्या भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, आईएएस पीसीएस होते हैं ना वो, हाँ उसकी तैयारी, सज्जताम कृतवती। ठीक है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं ये लिखना है आपको। ठीक है, अब आता है अगला कि श्री बद्रीनाथ मंदिरम कस्या नद्या तटे स्थितम। श्री बद्रीनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर है? अलकनंदा के तट पर है। श्री बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नद्या तटे स्थितम। ठीक है, अब आता है अगला प्रश्न। प्रश्न है कि भारते कानी कानी प्रमुखानी पर्वाणी संति। भारत में कौन कौन से प्रमुख पर्व हैं? ठीक है, तो भारत में कौन कौन से पर्व हैं भाई? त्योहार हैं, सभी आपको पता होंगे, लिख देना सब जो भी आपको याद आए लिख देना बस, है ना। भारते होलिका, दशहरा, कोजागरी, पोंगल, श्रावणी, दीपावली, लोहड़ी, ओणम इत्यादि प्रमुखानी पर्वाणी संति। आपको जो याद आए आप लिख दीजिए, पर्व हैं। ठीक है, त्योहार हैं ये। तो ये पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैंने डाला है और एक एक प्रश्न को समझाया है, उसको आप जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा वो। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगले प्रश्न, अब हमारा जो 19वां प्रश्न है मित्रों, 19वां प्रश्न भी आपको पुस्तक से ही आना है, संस्कृत संबोधनी से। उसमें क्या आता है कि वहां पर आपको 6 वाक्य दिए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 वाक्य हैं। 6 वाक्य में से आपको चार चार के खाली स्थान भरने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, 2 नंबर का यह प्रश्न है, आधा नंबर का एक रिक्त स्थान आपका पूरा करने को है। ठीक है, तो अब कई बच्चे कह रहे थे इस पे एक वीडियो लाओ जी, इस पे भाई सारे पाठों के अंत में जो रिक्त स्थान है उनको रटना तो है नहीं, एक बार देख लीजिए बस, आप रटना थोड़ी है उनको, तो उनको देख लीजिए। अब इस पे वीडियो क्या लाऊं मैं? ठीक है, अगर फिर भी आप कहोगे मैं ला दूंगा वीडियो, लेकिन आप सारे पाठों के अंत में जो है आपके खाली स्थान भरने वाले उनको देख लीजिए, उसी में आना है। अब ये देखिए यहाँ पे है, राजेश वर्ष देशी आसित। राजेश कितने साल का था? मैंने अभी बताया आपको, 16। 16 मतलब क्या होता है? 16 साल का था वो। ठीक है, तो इस तरह से आपको भरना है। अगला है, अहम संस्कृत शिक्षक अस्मि। जब अहम आया, अहम मतलब मैं, अस्मि अस्ति नहीं होगा, कई बार अस्ति लिख देते, अस्ति नो अस्ति, अस्मि होगा, अस्मि। ठीक है, अस्मि मतलब हूं, हूं का मतलब है, अस्ति मतलब है, अस्मि मतलब हूं। तो एकदा ग्रामे एका मुनि आगच्छत। एक बार गांव में मुनि आया। आपणात मतलब बाजार से आया या हिमालय से आया, हिमालय से आया मुनि। अभी मैंने पढ़ा हिमालयात, हिमालय से आया वो। ठीक है, फिर द्वारिकापुरी निमग्न आसित। जो द्वारिकापुरी थी, जो श्री कृष्ण जी द्वारा निर्मित की गई थी, वो निमग्न हो गई थी, अंत में डूब गई थी वो द्वारिकापुरी। कहां डूब गई थी? आकाश में, भूमि में, नद्याम नदी में डूब गई थी। तो इसका क्या हो जाएगा?
नद्याम, ये नद्याम हो जाएगा। फिर है जगन्नाथ से भगनी, जगन्नाथ भगवान की जो भगनी कौन है, वो सुभद्रा। सुभद्रा, लक्ष्मी सीता नहीं है, ये नहीं है, सुभद्रा, सुभद्रा, ठीक है, ये सुभद्रा लिखना है आपको। फिर आता है वृक्षा, वृक्षा यू, वृक्ष देवपुत्र की तरह है, 10 पुत्र की तरह है, शतपुरुष की तरह है। 10, एक वृक्ष 10 पुत्र के समान होता है, ये बताया गया एक श्लोक में। तो एक जो वृक्ष है वो 10 पुत्रों के समान है। तो ये मैंने खाली स्थान यहाँ पे लगा दिए हैं, ये कौन कौन से खाली स्थान यहाँ पे भरने हैं। तो ये बहुत आसान प्रश्न है और इसको छोड़िएगा मत, करके जरूर आइएगा। अब आता है अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न है, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति में बहुविकल्पीय प्रश्न देना भी अनिवार्य कर दिया गया है, तो यहां पर भी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही विकल्प दीजिए। यहां पर क है शयनम का संधि विच्छेद, शयनम हो जाएगा, शय और धन अनम जो होता है वो होता है शयनम, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, शयनम। फिर आता है स्वागतम, संधि विच्छेद क्या होगा, सु, स्वागतम ऐसे बोलते हैं ना, सुआगतम, तो सु धन आगतम, ये हो जाएगा सु धन आगतम, ये वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ये वाला नहीं हो, अरे सुआगतम ये वाला होगा, सुआगतम, ठीक है, ये गलत है। सु धन, सु लगाना है और आगतम, ठीक है, इस तरह से प्रश्नों को सही करना है आपको, ठीक है। अब आता है राजपुत्र शब्द में समास है, राजपुत्र समास में राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजा का आया है इसमें, तो शब्द जब इसमें का प्रयोग हुआ, का के की, तो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास इसमें से उत्तर हो जाएगा। अब आता है अगला है अधिकरणे का कारकः, अधिकरणे कारकः, अधिकरण वाला कारक शब्द कौन सा है, तो ग्रामे, में या पर, अधिकरण का जो कारक है ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए, कारक, कारक और उनके चिन्ह। अधिकरण कारक में या पर का प्रयोग होता है, तो यहां पर ग्रामे मतलब गांव में, गांव में, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आता है प्रतिकार में उपसर्ग कौन सा है, प्रतिकार, प्रति, मैंने बताया जो शुरू में शब्द लिखा है प्रति, वो क्या है, उपसर्ग है, जो बाद में लगता है कार। अब प्रतिकार है, प्रति धन कार, जो पहले लगा वो उपसर्ग, जो बाद में लगा वो प्रत्यय है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो उपसर्ग हो गया प्रति। अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न आ गया है कि 21वां प्रश्न, नीचे दिए गए स्वतंत्र पदों में से किन्हीं 4 पदों की वाक्य रचना कीजिए। यहां पर शब्द दे रखे अपतत, करिष्यामि, संति, हिमालया, दृष्टवा, आम, इनका क्या करना है, संस्कृत वाक्य बनाने हैं, हिंदी में वाक्य नहीं बनाने हैं। कई बच्चे पूछ रहे थे कि हिंदी में वाक्य बनाने हैं, नहीं, आपको संस्कृत में वाक्य बनाने हैं, ठीक है। अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो अथवा करके दिया है, ये वाला कर लीजिए। नीचे दिए गए वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कर लीजिए। ये है रमा पुस्तक पढ़ती है, तो रमा पुस्तकम पठती, हो गया। फिर हो गया कल हम बाजार जाएंगे, स्व वयम आपणम गमिष्यामा, मैंने पत्र लिखा, अहम पत्रम अलिखम। तो इस तरह से आप इसको कर लीजिए, या तो इसको करिए या इसको करिए, जो आपको आसान लगे वो उसको करिए। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये भी आपको बता देता हूं। जैसे हमारा पहला शब्द है अपतत, अपतत लिखेंगे आप, उसके आगे आप वाक्य प्रयोग करेंगे, वृक्षात पत्रम अपतत, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं पत्ते। तो अब वृक्ष, ये जो अपतत शब्द है ये वाक्य में आना चाहिए, बस ऐसा ही वाक्य आपको बनाना है। और छोटे वाक्य बनाने हैं, बड़े नहीं बनाने, बेकार के लफड़े में नहीं पढ़ना है, ज्यादा बड़े वाक्य के चक्कर में नहीं पढ़ना, छोटे छोटे वाक्य बनाओ, नंबर उसमें भी पूरे मिलेंगे आपको, बहुत छोटे छोटे वाक्य बनाओ, है ना। करिष्यामि है, जैसे अहम स्वः कार्यम करिष्यामि, ठीक है, ये करिष्यामि आ गया इसमें। संति, उद्याने वृक्षा संति, बिल्कुल आसान से छोटे छोटे वाक्य, उद्यान में वृक्ष हैं, उद्याने वृक्षा संति मतलब उद्यान में वृक्ष हैं। हिमालयात, हिमालयात
गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है। आप वो भी लिख सकते हैं, ग्रामे मुनि हिमालयात आगच्छति, आया था ना उसमें, वो भी लिख सकते हैं। फिर आता है दृष्टवा, करने चाह रही है, मैं 6 के 6 बता रहा हूं आपको, है ना। दृष्टवा सह व्याघ्रम दृष्टवा अधावत, वह बाघ को देखकर दौड़ता है। ठीक है। अब आता अहम, अहम का हो जाएगा अहम पुस्तकम पठामी, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तो ये अहम आ गया है इसमें। तो जो ये शब्द हैं ये जहां आएंगे, जैसे दृष्टवा यहां आया, जैसे दृष्टवा यहां आया, अहम या, इनको आप काले से लिखें, काले पेन से, इसको भी काले से लिखें, इसको भी काले से, यहां भी काले से लिखें, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो बच्चों, हमने पूरे पेपर का पोस्टमार्टम कर दिया है। याद रखिए, हिंदी में सुंदर लिखावट और स्पष्ट मात्राओं के अतिरिक्त बढ़िया नंबर मिलते हैं, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट को लेकर चलना है। आपका 3 घंटे में पूरा पेपर भी हल होना चाहिए, तो उसी हिसाब से आपको स्पीड बढ़ा देनी है। राइटिंग भले ही थोड़ा खराब हो जाए, लेकिन पेपर नहीं छूटना चाहिए, इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है। और संस्कृत में बिल्कुल घबराना नहीं है, बस गद्यांश पद्यांश के शब्दों को पकड़ना है, उनको क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनको ढूंढना है, बहुत अच्छे से पेपर करना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और अच्छे से आप पेपर करें और अच्छे से नंबर लाएं, इसी में मुझे खुशी मिलेगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।